नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, इस सीरीज़ में मैं आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। हालांकि यूट्यूब पर कई सारे प्रीवियस पेपर ऑलरेडी सॉल्व हैं, पर ये सीरीज़ थोड़ा अलग होगी। इसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो सॉल्व कराऊंगा ही, साथ साथ में हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक क्वेश्चन के अंदर हमें जितने भी फैक्ट्स मिलेंगे उन्हें भी हम लेते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे आपके एक क्वेश्चन के साथ साथ कई अन्य क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापत्य कला अपने चरम विकास पर थी। देखिए, स्थापत्य कला का मतलब है जो बिल्डिंग्स वगैरह बनती थी, तो उसे आर्किटेक्चर भी कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा मुगल काल में अगर हम बात करें, जिसने सबसे ज़्यादा बिल्डिंग्स बनाई तो वो था शाहजहाँ। ठीक है, शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण करवाया। ठीक है, और साथ में जो लाल किला है, लाल किले का निर्माण भी शाहजहाँ ने करवाया। लाल किला के सामने जो जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद का भी निर्माण शाहजहाँ ने करवाया। तो इसने अपने शासनकाल में कई किलों का निर्माण कराया, कई मस्जिदों का निर्माण करवाया। ठीक है, तो इसलिए इसके काल को क्या कहा जाता है, स्थापत्य कला का चरमोत्कर्ष काल भी कहा जाता है। ठीक है, अगर हम शाहजहाँ की बात करें, देखिए शाहजहाँ का एक बचपन का नाम क्या था, खुर्रम था। ये भी पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, और साथ में ये भी पूछा जाता है कि जो शाहजहाँ की पत्नी थी मुमताज महल, जिसके लिए उन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया था, तो जो मुमताज बेगम थी उनका ओरिजिनल नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। ठीक है, ये भी पेपर में पूछा जाता है, इसे भी आप देख लीजिएगा, अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है, और जो ताजमहल का निर्माण करवाया था वो क्या था, उस्ताद अहमद लाहौरी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है। देखिए, इसका आंसर है रावी नदी के तट पर। इसमें आपको एक मैप से समझाना चाहूँगा। तो जो आप ये ब्लू कलर से लाइन देख रहे हैं, ये है रावी नदी। रावी नदी का उद्गम स्थान है कहाँ, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और ये बाद में सिंधु नदी में मिल जाती है। तो हड़प्पा रावी नदी के ही किनारे पर स्थित है। आप मैप में देख पा रहे हैं, हड़प्पा भी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। इसकी खुदाई सर्वप्रथम 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, और जो आप ये नदी देख रहे हैं, ये है सिंधु नदी। ठीक है, और सिंधु नदी के बगल में है मोहनजोदड़ो, और मोहनजोदड़ो की जो खुदाई हुई थी वो हुई थी 1922 में। ये की थी राखालदास बनर्जी ने, राखालदास बनर्जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिंबिसार का संबंध किस वंश से था। देखिए, जो बिंबिसार था वो था हर्यक वंश से। हर्यक वंश ने ही मगध साम्राज्य की नींव रखी थी। ठीक है, और हर्यक वंश के बाद आया आपका शिशुनाग वंश, और शिशुनाग वंश के बाद आया नंद वंश, और नंद वंश के बाद आया मौर्य वंश। अगला क्वेश्चन है, 1946 में अंतरिम सरकार के मुखिया कौन थे। देखिए, अंतरिम सरकार का मतलब क्या होता है कि उसमें देश आज़ाद हो रहा था, तो इंडियन गवर्नमेंट के लिए कोई चुनाव नहीं हुए थे। ठीक है, जनता ने नहीं चुना था, लेकिन संविधान सभा का गठन हुआ था, और संविधान सभा के सदस्यों के बीच से ही अंतरिम सरकार का गठन कर दिया गया। इसे हम टेम्परेरी गवर्नमेंट कह सकते हैं। और 1946 में इसका गठन हुआ था। इसके जो मुखिया थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। धर्मठ का युद्ध किसके बीच हुआ था, ये धर्मठ होगा दोस्तों। तो धर्मठ का युद्ध हुआ था औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में। ये दोनों भाई थे। दारा शिकोह जो था वो बहुत उदार व्यक्ति माना जाता है। इससे कुरान का तो ज्ञान था ही, साथ में वेदों और पुराणों को भी पढ़ने का बहुत शौकीन था। और औरंगजेब इस बात से चिढ़ता था। शाहजहाँ दारा शिकोह के ज़्यादा नज़दीक थे, तो इसलिए क्या हुआ, औरंगजेब बचपन से ही दारा शिकोह से बहुत चिढ़ता था, और बाद में क्या करा, दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच कई युद्ध हुए, एक जिसमें से एक है धर्मठ का युद्ध। धर्मठ का युद्ध हुआ था आपका 1658 में। ठीक है, जिसमें औरंगजेब जीत गया था, लेकिन उसमें यहाँ पर दारा शिकोह भाग गया था। ठीक है, इसमें एक आपको मैं फैक्ट बताना चाहूँगा। देखिए, जब औरंगजेब बाद में शासक बना तो औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहाँ को जेल में बंद कर दिया था। तो शाहजहाँ का एक दिन जन्मदिन था, तो अपने पिताजी को बर्थडे गिफ्ट देने के लिए औरंगजेब ने दारा शिकोह का कटा हुआ सर अपने पिताजी के लिए भेजा, जिसे देखकर शाहजहाँ बेहोश हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाले का संबंध किससे है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, पेशावर कांड से। जी, पेशावर कांड हुआ था आपका 23 अप्रैल 1930 को। इसमें एक्चुअली हुआ क्या था, एक खान अब्दुल गफ्फार खान थे, जिसे सीमांत घाती भी कहा जाता है। वो पेशावर, जो कि अभी पाकिस्तान में है, तो ये पुलिस स्टेशन के सामने एक धरना दे रहे थे। तो क्या हुआ, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, ये दुपट्टा 18 गढ़वाल राइफल के सैनिक थे। ठीक, तो इन्हें आदेश प्राप्त हुआ कि इन पर गोली चला दो, तो इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने कहा मैं निहत्थे लोगों पर गोली नहीं चलाऊंगा, जिसके बाद इन्हें सेना से निकाल दिया गया और जेल में डाल दिया गया। ठीक है, तो ये घटना कहलाती है पेशावर कांड से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का प्रथम नागरिक कहा जाता है। देखिए, इसने भारत में राज्य बोला है, तो स्टेट का
जो पहला नागरिक माना जाता है वो माना जाता है राज्यपाल को, और देश का पहला नागरिक माना जाता है राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, राज्यपालों की नियुक्ति, क्योंकि देश का सर्वोच्च नागरिक कौन है, वो है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति ही संवैधानिक प्रमुख भी होता है। तो राज्यपालों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है, प्रधानमंत्री सजेस्ट करता है कि फलाने व्यक्ति को राज्यपाल बना दीजिए, तो राष्ट्रपति उसमें टिक कर देता है, मतलब सामने सिग्नेचर कर देता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? देखिए, प्रधानमंत्री का चुनाव करता है ऑप्शन बी, सांसद करते हैं। जनता सांसदों का चुनाव करती है और सांसद अपने बीच से प्रधानमंत्री का चुनाव कर लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से किस शहर को ले जाने की योजना बनाई? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दौलताबाद। देखिए, जो दिल्ली था, दिल्ली भारत के उत्तर में है, और मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल में दक्षिण भारत के कई राज्यों को जीत लिया था। तो उसने क्या सोचा? उसने सोचा कि मैं अपनी राजधानी को दक्षिण में स्थानांतरित कर देता हूं, जिससे मैं दक्षिण भारत में भी क्या कर सकूं, नज़र रख सकूं। तो इसने क्या करा, अपनी राजधानी को ट्रांसफर कर दिया कहाँ? दौलताबाद। दौलताबाद अभी महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों के लिए भारत में कुल कितने संसदीय क्षेत्र आरक्षित हैं? देखिए, जिस प्रकार अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र SC सीट के लिए आरक्षित है, और अभी यहाँ के जो सांसद हैं वो हैं श्री अजय टम्टा जी, तो इसी प्रकार पूरे भारत में कुल 84 सीटें ऐसी हैं जो SC कैटेगरी के लिए रिजर्व हैं। अगर हम ST की बात करें, अनुसूचित जनजाति की, तो 47 सीटें हैं अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस शासन प्रणाली को अपनाया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, संसदीय शासन प्रणाली, और साथ में संघीय शासन प्रणाली भी। देखिए, संसदीय मतलब क्या है कि जो सरकार का गठन होगा वो संसद के बीच से होगा। ठीक है ना, सांसदों के बीच से ही जो उनका सरकार का गठन होता है, तो उसे संसदीय कहते हैं। जबकि अमेरिका में क्या है, वहाँ जो सरकार है अर्थात जो राष्ट्रपति है उसके लिए अलग चुनाव होता है। वहाँ की जो संसद है, जैसे कांग्रेस कहा जाता है, तो कांग्रेस के सदस्य का चुनाव अलग तरीके से होता है। ठीक है, दोनों का चुनाव अलग अलग होता है, तो इसलिए वहाँ अध्यक्षात्मक प्रणाली है, और भारत में क्या है, संसदीय शासन प्रणाली है। संघीय कहने का मतलब है कि भारत में राज्य और केंद्र दोनों के बीच शक्ति का बंटवारा है, अर्थात कुछ काम केंद्र को दिए गए हैं और कुछ काम राज्य सरकार को दिए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, 2019 में इसके उपाध्यक्ष थे राजीव कुमार, हाल ही में इसके नए उपाध्यक्ष बने हैं डॉक्टर सुमन बेरी। ठीक है, डॉक्टर सुमन बेरी, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, पेपर में पक्का पूछा जा सकता है। देखिए, नीति आयोग की बात करें, नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को, योजना आयोग के स्थान पर इसका गठन हुआ था। ठीक है, इसे थिंक टैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं, और अभी तक कुल 3 उपाध्यक्ष बन चुके हैं। पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, दूसरे उपाध्यक्ष बने राजीव कुमार, और तीसरे अब बने हैं डॉक्टर सुमन बेरी। देखिए, अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की संपूर्ण संख्या के अनुपात में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 15%। ठीक है, देखिए, जब भारत का संविधान बना था उसमें ही मंत्रियों की संख्या निर्धारित नहीं की गई थी। तो बाद में क्या हुआ, सन 2003 में 91वां संविधान संशोधन हुआ। तो इसके अंतर्गत क्या हुआ कि केंद्र में लोकसभा के जितने सदस्य हैं उन सदस्यों का 15% ही क्या बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं। और राज्य की बात करें 15% या फिर टोटल 12। ठीक है, 12 से अधिक मंत्री नहीं बन सकते, या फिर अगर किसी राज्य की विधानसभा में ज़्यादा सदस्य हैं, जैसे 200 सदस्य हैं, 200 विधानसभा वाले राज्य पर 12 मंत्री, तो ये कोई रिलेवेंट नहीं है। तो इसलिए दूसरा फॉर्मूला है क्या, 15%। तो 200 का 15% निकाल दीजिए, 15 तो कितने होंगे, 30 मंत्री बनेंगे। ठीक है, तो केंद्र के लिए 15% और राज्य के लिए 15% और टोटल 12 मंत्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रणब मुखर्जी से पूर्व भारत के राष्ट्रपति थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी हैं। ये बनी थी 2007 से 2012 तक। देखिए, अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए उत्तराखंड से कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो राज्यसभा के लिए उत्तराखंड से कुल 3 सदस्य निर्वाचित होते हैं, और लोकसभा के लिए 5 सदस्य निर्वाचित होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए। तो ये जोड़े गए थे ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन। ये हुआ था आपका 1976 में। ये भी पूछा जाता है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए, हमेशा एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। और साथ में आप ये भी नोट डाउन करिए कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ठीक है, तो 42वें संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष भी जोड़ा गया और समाजवादी भी जोड़ा गया, और साथ में मौलिक कर्तव्य को भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में लड़की की शादी की जो वैध उम्र है वो है 18 वर्ष।
अभी 21 वर्ष की बात चल रही थी, लेकिन अब इसमें भी कोई कानून नहीं बना, तो फिलहाल 18 वर्ष ही है। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस इस तिथि को मनाया जाता है, तो इसका आंसर है 11 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, चित्तरंजन दास। इन्हें सीआर दास भी कहा जाता है, और सीआर दास को सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु भी माना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के जनक कौन है। देखिए, समाजशास्त्र के जनक हैं ऑगस्टो कॉम्टे। अगर हम अर्थशास्त्र की बात करें तो एडम स्मिथ। भूगोल की बात करें तो एरेटोस्थनीज। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, एरेटोस्थनीज। और हिस्ट्री की बात करें तो हेरोडोटस। और पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस के अरस्तु को माना जाता है। देखिए, अगला क्वेश्चन आई गया, अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है, तो ये एडम स्मिथ। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन नहीं है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि भारत का बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय लेन देन नहीं करता है। ठीक है, इसका संबंध भारतीय बैंकों से है। अगर हम इस बात करें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, तो इन दोनों के मुख्यालय ये हैं वॉशिंगटन डीसी में, अमेरिका, वॉशिंगटन डीसी। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1935 में। इसके पहले गवर्नर थे, वो थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। अगर हम पहले भारतीय गवर्नर बोले तो वो थे चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। ठीक है, सीडी देशमुख भी इन्हें कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1970 में। इसका उद्देश्य था दूध के उत्पादन में क्रांति लाना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का नेतृत्व कौन करता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का नेतृत्व जिस प्रकार नीति आयोग का नेतृत्व कौन करता है, भारत का प्रधानमंत्री करते हैं, तो उसी प्रकार राष्ट्रीय विकास परिषद का भी नेतृत्व कौन, भारत के प्रधानमंत्री ही करते हैं। अगर हम राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1952। इसके पहले अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ हुई, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 2000 में हुई थी। और इसे शुरू किया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, वो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो ये हैं शक्तिकांत दास जी। ये 2018 से थे, अभी भी वर्तमान में भी शक्तिकांत दास जी हैं। ठीक है। और बाकी मैंने पहले गवर्नर और पहले भारतीय गवर्नर आपको बता दी हैं, उन्हें भी आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक किसने लिखी, तो वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक लिखी थी एडम स्मिथ ने। इन्हें अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था कही जाती है, तो यह है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, ये समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का घुला मिला रूप है। ठीक है, यहाँ सरकार भी कारोबार करती है और प्राइवेट कंपनीज भी कारोबार करती है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए, अभी मैंने बताया ऊपर। देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन फंसते हैं, जब हम एक क्वेश्चन के अंदर उन्हें एलोबरेट करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा हमें कहीं और मिलता है। देखिए, तो इसी प्रकार ये आंसर भी क्वेश्चन भी आ गया। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है, यह है आपका वॉशिंगटन में। देखिए, वॉशिंगटन नहीं होगा, वॉशिंगटन डीसी होगा, क्योंकि अमेरिका में 3 वॉशिंगटन है और वहाँ की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। डीसी का मतलब है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, वॉशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, तो इसका, और विश्व बैंक का मुख्यालय भी यही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, श्रम दिवस किस वर्ष मनाया जाता है। देखिए, श्रम दिवस मनाया जाता है 1 मई को। ये शुरू हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, आप दिवस भी जरूर पढ़िएगा, ये जरूर हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, दिवस हो गए, मुख्यालय हो गए, अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय हो गए, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, और इन टॉपिक्स में एक अलग से वीडियो में आपको बना के दूंगा। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट हैं तो आप उन्हें देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन पृथ्वी पर सभी स्थानों पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, तो ये होती है ऑप्शन सी, 21 मार्च को। देखिए, ऐसा होता क्यों है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 से झुकी हुई होती है। ठीक है, ये कर्क रेखा, ये भूमध्य रेखा और ये मकर रेखा, और ये है हमारा सूर्य। ठीक है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक है, 2 बार क्या होता है, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी रेखा में पड़ती हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं साहब, जितना प्रकाश उत्तरी गोलार्ध को मिलेगा उतना ही प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध को मिलेगा, तो इसी कारण क्या कहते हैं, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। 2 बार होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। 2019 में किलायू ज्वालामुखी सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता था, और वर्तमान में अभी माना जाता है मोना लोआ। ठीक है, मोना लोआ को माना जाता है। मोना लोआ और किलायू, ये दोनों के दोनों हवाई द्वीप में स्थित हैं।
हवाई द्वीप ये संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए का ही एक भाग है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, अल्ट्रावायलेट किरणों को। एक्चुअली इंफ्रारेड किरणों को भी ओजोन परत अवशोषित करती है, क्योंकि लेकिन जो इंफ्रारेड किरणें हैं ये जब पृथ्वी से उत्सर्जित होती हैं तो ओजोन परत इन्हें अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी का तापमान बढ़ा देती हैं। लेकिन कॉस्मिक किरणों को ओजोन परत अवशोषित नहीं करती। तो इस हिसाब से इसका आंसर होगा अल्ट्रावायलेट रेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो इसका आंसर है बी, मध्य प्रदेश। अगर हम विश्व में बात करें तो विश्व में तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन में जो देश है वो है भारत। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में हम भारत के लोग का प्रयोग कहाँ पर हुआ है। देखिए जो हमारी प्रियम्बल है, मतलब कि जो हमारा प्रस्तावना है संविधान की, तो वहाँ पर इसका प्रयोग हुआ है। ठीक है, यदि कभी पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि भारत का संविधान किसने बनाया और उसमें यदि ऑप्शन हो कि भारत के लोगों ने, तो इसका आंसर अगर उसमें आपको दिख रहा हो तो उसमें सबसे पहले भारत के लोग ही टिक करना, क्योंकि प्रस्तावना की जो शुरुआत हुई है उसमें लिखा गया है कि हम भारत के लोग। ठीक है, मतलब कि भारत के लोग ही क्या कर रहे हैं, संविधान का निर्माण कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। तो ये स्थित है औरंगाबाद में। औरंगाबाद पड़ता है महाराष्ट्र में। देखिए बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था अपनी पत्नी की याद में। इनकी पत्नी का नाम था दिलराज बानो बेगम। ठीक है, बीबी के मकबरे को दक्कनी ताज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और दोस्तों बीबी के मकबरे को ताजमहल की फुहड़ नकल के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका जो स्ट्रक्चर है वो ताजमहल की तरह ही बनाया गया था, लेकिन ये बिल्कुल उतना अच्छा बना नहीं। ठीक है, आप इसकी फ़ोटोज़ देख लेना। देखिए अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर है शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन है, वह महाद्वीप जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं, तो वो कौन सा महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर आगे बढ़ती है। तो इन मोड़ों को क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है विसर्प। एक्चुअली विसर्प होते क्या है, देखिए जैसे ये कोई नदी आ रही है। ठीक है, अब नदी पूरा इस प्रकार से घूम रही है और फिर ऐसे करके बढ़ रही है। ठीक है, तो ये जो बीच का भाग है ना, तो इसी को कहा जाता है क्या, विसर्प। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आकार में कौन सा महाद्वीप सबसे छोटा है। तो इनमें सबसे छोटा कौन है, ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया ही सातों महाद्वीप में सबसे छोटा भी है। और सबसे बड़ा कौन है, हमारा एशिया महाद्वीप। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि किस तिथि को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। तो इसका आंसर है 22 दिसंबर को। ठीक है, अगर कर्क रेखा पूछेगा तो कर्क रेखा का आंसर होगा 21 जून को। ठीक है, 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सेल जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। देखिए जीवाश्म क्या होते हैं, ये पेड़ पौधे और जो जंतु की हड्डी वगैरह, खाल वगैरह होती हैं, तो इनके अवशेष होते हैं। ठीक है, जो मिट्टी के नीचे क्या हो जाते हैं, दब जाते हैं। ठीक है, अग्नि चट्टान क्या होती है, जो जब ज्वालामुखी फटता है तो लावा बाहर आता है, कहीं ना कहीं वो आग होती है। ठीक है, एक पिघली हुई आग हम कह सकते हैं। ठीक है, तो आप कभी सोच सकते हैं कि जो हड्डियाँ वगैरह होंगी, तो इस प्रकार के जो फॉसिल्स होंगे वो उस लावे में बचे रहेंगे या गल जाएंगे। जनरल सी बात है, गल जाएंगे। तो आग्नेय चट्टान तो इसका आंसर नहीं होगा। अवसादी की बात करते हैं। देखिए अवसादी क्या है, अवसादी का मतलब होता है कि कोई चट्टान है, वहाँ हवा वगैरह चल रही है, बार बार कई सालों से हवा चल रही है। ठीक है, हज़ारों सालों से हवा चल रही है, पानी बह रहा है, तो पानी क्या करता है, पत्थर को काट काट के मिट्टी को अपने साथ बहाता है और उस मिट्टी को क्या करता है, कहीं और छोड़ देता है। ठीक है, कहीं और उसको निक्षेप कर देता है। फिर जहाँ उसका निक्षेप करा वहाँ पर क्या होता है, धीरे 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 मिट्टी के ऊपर लेयर बनती रहती है। उससे क्या होता है, बहुत हज़ारों लाखों साल बाद वो मिट्टी क्या हो जाती है, कठोर हो जाती है। और उसी कठोर मिट्टी को क्या कहा जाता है, अवसादी शैल कहा जाता है। इसका उदाहरण है जो आपको नदी किनारे बलुआ पत्थर मिलते हैं, तो ये अवसादी चट्टानों का उदाहरण है। अगला है कायांतरित चट्टान। देखिए कायांतरित चट्टान क्या होती है, जैसे हमारे संगमरमर होते हैं। जब अवसादी और आग्नेय चट्टान क्या होती है, धरती के नीचे दबी रहती हैं, तो ऊपर से क्या, नीचे बहुत वैसे ही गर्म है। ठीक है, धरती के अंदर गर्म है और ऊपर से दाब बार बार पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, तो उससे क्या हो जाता है, वो चट्टानें और ज़्यादा दब जाती हैं, जिससे वो अपना रूप परिवर्तित कर देती हैं और क्या बन जाती है, कायांतरित शेल बन जाती है। तो कायांतरित शेल में भी जीवाश्म नहीं होते, तो इसका आंसर सही है क्या, अवसादी शेल। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गर्म जलधारा नहीं है। तो इसका आंसर है लैब्राडोर धारा। ठीक है, जो लैब्राडोर धारा है ये ठंडी जलधारा होती है। दोस्तों मैं एक जलधारा से संबंधित एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा को ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी आगे बढ़ते हैं। भारत की दो प्रमुख नदियां जो अरब सागर में गिरती हैं। देखिए ये भारत के नीचे का भाग है, जिसे हम पेनिसुला कहते हैं। ठीक, इंडियन पेनिसुला, भारतीय प्रायद्वीप।
ठीक है। जो प्रायद्वीप का अर्थ है जो 3 ओर से पानी से घिरा रहता है, और महाद्वीप जो 4 ओर से पानी से घिरा रहता है और बड़ा भूखंड होता है, ठीक है। इसका जो आंसर है दोस्तों वो है नर्मदा और तापी। देखिए नर्मदा और तापी क्या है, ये मध्य प्रदेश से ऐसे निकलती हैं और जहाँ को अरब सागर है ये इस साइड गिर जाती हैं, ठीक है, इस साइड गिर जाती हैं। तो बाकी जो नदियाँ दक्षिण भारत की वो सब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है क्या, नर्मदा और तापी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में सबसे ज़्यादा मदद करती है? तो इसका आंसर है बाह्यमंडल। एक्चुअली में इसमें होता क्या है, जो वायुमंडल में कण होते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार के कण होते हैं, तो इनमें क्या होता है ये आयनीकृत हो जाते हैं। आयनीकृत मतलब कहने का मतलब है जिस प्रकार एक सेल होते हैं ना प्लस माइनस इस टाइप से, तो उसमें क्या होता है जब नीचे से हम रेडियो तरंगे भेजते हैं तो ये जब उनसे टकराती हैं तो ये वापस पृथ्वी में आ जाती हैं। इसी कारण इन्हें क्या कहा जाता है, इस लेयर को थर्मोस्फीयर लेयर कहा जाता है, आयन मंडल भी कहा जाता है, ठीक है। अगर आयन मंडल आ जाए तब भी इसका आंसर सही है, अगर वायुमंडल आ जाए तो तब भी इसका आंसर सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत में स्थित अरावली पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो ये आंसर है आपका वलित पर्वत तंत्र का। देखिए ज्वालामुखी पर्वत क्या होता है, जब एकदम लावा फटता है तो लावा जब धरती से बाहर आता है तो जब वो सूख जाता है तो वो एक कठोर पत्थर बन जाता है, पहाड़ बन जाता है, ठीक है, पहाड़नुमा आकृति बन जाती है, तो उसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। भ्रंश पर्वत श्रृंखला किसे कहते हैं, जब क्या होता है जैसे ये कोई माउंटेन है, ठीक है, तो क्या होगा ये भाग और ये भाग आप नीचे धंस जाएंगे, ठीक है, और बीच का भाग क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, इससे वैसे समझिए, और ये भाग नीचे धंस गए तो ये उठे हुए भाग को, या फिर क्या होगा ये कोई पर्वत है तो ये बीच का भाग क्या है नीचे धंस चुका है, ठीक है, तो इसे एक भ्रंश कहते हैं। जब अचानक क्या होता है कोई भूखंड का बड़ा भाग या तो जमीन से ऊपर उड़ जाता है या फिर जमीन के नीचे धंस जाता है, तो उससे कहते हैं भ्रंश पर्वत। अगला क्वेश्चन है वलित पर्वत। वलित पर्वत में क्या होता है, जब एक चट्टान यहाँ को बढ़ रही है, जो पृथ्वी के अंदर चट्टानें हैं, जब एक चट्टान इधर को बढ़ रही है और दूसरी चट्टान इसकी विपरीत दिशा में बढ़ रही है, तो क्या होता है जब ये आपस में टकराते हैं तो बीच में क्या होता है एक बड़ा सा पर्वत नुमा आकृति खड़ी हो जाती है। देखिए एक के नीचे एक पहुंचेंगे तो क्या होगा, बीच में वो बीच वाला भाग उड़ जाएगा, जैसे हमारे हिमालय का निर्माण होगा, ठीक है, तो उससे कहते हैं वलित पर्वत। तो अरावली भी क्या है, वलित पर्वत का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, उस विदेशी यात्री का नाम बताइए जिसे दिल्ली का काजी बनाया गया। देखिए ये थे कौन, इब्न बतूता। ये मोरक्को देश के थे, मोरक्को अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। इन्हें काजी किसने बनाया, इन्हें काजी बनाया मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हिल स्टेशन अंग्रेजों ने सर्वप्रथम स्थापित किया? इसका आंसर है शिमला। शिमला को स्थापित किया 1819 में। नैनीताल को कब किया, 1841 में। और मसूरी को स्थापित किया 1824-25 में, ठीक है। और दार्जिलिंग को स्थापित किया 1835 में, ठीक है। दार्जिलिंग कहाँ है, सिक्किम में। अंतिम क्वेश्चन दोस्तों कि निम्न में से कौन रेड क्रॉस के संस्थापक थे? तो इसका आंसर है हेनरी डुनेंट। इन्होंने 1863 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, ठीक है, जेनेवा में इन्होंने रेड क्रॉस की स्थापना की और 8 मई इनके जन्मदिन के अवसर पर रेड क्रॉस डे भी मनाया जाता है। और भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1920 में। जो रेड क्रॉस सोसाइटी है ये चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य करती है, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने 2019 का आर्ट सेट का पेपर पूरा कंप्लीट किया। आगे भी हम अलग अलग ईयर के और विभिन्न विषयों के पेपर इसी प्रकार सॉल्व करेंगे।